हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं जायसवाल हिमांशु लेकर आया हूँ आपके लिए आपके अपने चैनल लर्निंग विद हेमू पे हिस्ट्री की क्लासेस। तो हम क्या पढ़ रहे थे इससे पहले? तो हम पढ़ रहे थे जहांगीर के बारे में हमने थोड़ा जाना भी था। तो आज हम उसके विद्रोहों और उसकी शासनकाल में घटित घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है खुसरो मिर्जा का विद्रोह। खुसरो मिर्जा खुसरो मिर्जा खुसरो मिर्जा का विद्रोह ये कब हुआ? तो हम बात करेंगे 1606 में। खुसरो मिर्जा का विद्रोह 1606 में हुआ। किसके खिलाफ? तो हम बात करेंगे किसके खिलाफ हुआ। जहांगीर के खिलाफ। इसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर के खिलाफ। किसके? जहांगीर के। तो हम बात करेंगे इसने विद्रोह क्यों किया। तो दरअसल विद्रोह इसने इसलिए किया था कि उस समय जहांगीर मान लो जाने वाला ही था। तो जो है इसने विद्रोह किया कि उत्तराधिकारी घोषित करना चाहिए। यानी कि ये सब सारा खेल राजनीति यानी गद्दी का था। तो ये खुसरो चाहता था कि हम उत्तराधिकारी बने, यानी कि आने वाले बादशाह हम बने। और जहांगीर चाहता था कि आने वाला बादशाह खुर्रम बने। तो इसने विद्रोह कर दिया। किसने? खुसरो ने। कब? 1606 में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसमें जहांगीर ने जो है आगरा से सेना जुटाई और काफी लोगों ने जहां इसका खुसरो मिर्जा का साथ दिया, जिनमें से इसी घटना काल में एक बहुत प्रमुख घटना घटित हुई। इनमें से एक सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी इसी घटना चक्र में हुई थी। किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है खुसरो मिर्जा का साथ दिया। और जो भी उनके साथी यानी कि खुसरो मिर्जा के साथी जो थे उनका उन्होंने विद्रोह किया। किसने? जहांगीर ने। और इसको बंदी बना लिया गया। किसको? खुसरो मिर्जा को बंदी बना लिया गया और जंजीरों में लपेटकर जहांगीर के सामने पेश किया गया। अब भैया इसे पूछा गया कि क्या है, किस कारण तुमने विद्रोह किया। तो इसने बताया कि उत्तराधिकारी तुमको घोषित कर देना चाहिए। सारा खेल ही उत्तराधिकारी का हो रहा था। तो उसने सोचा हाँ यार ये तो ठीक है। तो उसने उसी समय खुर्रम को जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इसकी आंखें फोड़वा दी। किसकी? खुसरो मिर्जा की। खुसरो मिर्जा की उसने आंखें फोड़वा दी और गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। और जो भी इसके मतलब खुसरो के साथी थे उन लोगों को इसने मरवा दिया। किसने? जहांगीर ने। तो हम अगला क्या बिंदु लिखेंगे कि इसने इस घटना में गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दी। फांसी दी थी। किस कारणवश? कारण क्या था? तो हम बात करेंगे कारण ये था कि खुसरो का साथ दिया। खुसरो का साथ दिया और देशद्रोह का इल्जाम अपने सर ले लिया। देशद्रोह का इल्जाम अपने सर लिया। तो यही था इसका कारण कि उसी घटना से मुगलों और सिखों के बीच थोड़ा तनाव उत्पन्न हो गया। किस कारण?
कि भाई वो सिखों के जो है सबसे बड़े यानी कि पांचवे गुरु थे। धार्मिक में भाई धर्म से खिलवाड़ यानी यहाँ की जनता को सांड को लाल कपड़ा दिखाना होता है, धर्म से खिलवाड़ करना भी नहीं चाहिए। वो अपनी अपनी धार्मिक नीतियाँ और परंपराएं हैं, लेकिन वो धार्मिक गुरु थे। कौन? गुरु अर्जुन देव। इसके सिखों के धार्मिक गुरु थे। इन्होंने जहांगीर ने इनको फांसी दे दी। किस इल्ज़ाम में? देशद्रोह के इल्ज़ाम में। इन्होंने खुसरो मिर्जा का साथ दिया, इसलिए इनको फांसी दे दी गई। तो हमने ये खुसरो मिर्जा का विद्रोह पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम जहांगीर के शासनकाल में चित्रकार जो प्रमुख चित्रकार हैं। प्रमुख चित्रकार, यहाँ पे प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? प्रमुख चित्रकार जहांगीर के शासनकाल में। हाँ, जहांगीर के शासनकाल को स्वर्ण यानी चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को हम चित्रकला का युग भी यानी चित्रकला का स्वर्ण युग भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि बताइए कि जहांगीर के शासनकाल को किसका युग कहा गया है? तो हम बात करेंगे चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है। तो सर्वप्रथम कौन से चित्रकार थे? तो हम बात करेंगे जहांगीर के चित्रकार। नंबर 1 थे अब्दुल हसन। ये एक बहुत बड़े चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में। और एक थे मंसूर। और दूसरे कौन थे? हम बात करेंगे दूसरे बिशन दास है, दत्त नहीं, बिशन दत्त। मैंने दरअसल एक मेरे जानने वाले बिशन दत्त हैं, इसीलिए मैंने उनका नाम ले लिया। दरअसल बिशन दत्त थे चित्रकार। तो उनके शासनकाल में स्वर्ण युग का शासनकाल भी कहा जाता है। तो हम बात करेंगे ये 3 जो चित्रकार थे जो जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख थे। तो हम फटाफट बात करेंगे। ये प्रमुख चित्रकार थे। इन्होंने ही जहांगीर के शासनकाल को स्वर्ण यानी चित्रकला का स्वर्ण युग बना दिया। भाई अब सोचो कितने महान चित्रकार रहे होंगे। कि कहा जाता है कि ये जो अब्दुल हसन जो थे, ये इतने बड़े चित्रकार थे कि अगर तुमको एक झलक देख लें फिर तुम्हारी सेम छवि डिजाइन कर देते। सेम छवि तुम्हारा, तुमसे कहते भी नहीं यहाँ बैठो हम चित्रकला तुमको डिजाइन करेंगे, नहीं। इतने बड़ी इनकी ग्राफिकल मेमोरी, सोचो इनकी कितनी ग्राफिकल मेमोरी रही होगी। तो हमको अगर 5 पैराग्राफ दे दिए जाएं वो नहीं याद होते, लेकिन इनको अगर एक बार चित्र दिख जाए तो उसका ऐसा चित्रकार यानी ऐसा पेंटिंग बनाते थे। और दूसरे चित्रकला, इन्होंने लिपियों में चित्रकारी की है। तो यही है चित्रकला का स्वर्ण युग। जो ये मंसूर और अब्दुल हसन और बिशन दत्त, ये 3 जो है बहुत प्रमुख चित्रकार हैं। कहाँ? तो हम बात करेंगे जहांगीर के शासनकाल के। अब हम बात करें, हमने चित्रकार के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे यूरोप यात्री। कौन कौन जहांगीर के काल में यूरोप यात्री आए थे? देखिए, दरअसल मेरा आज मानना है कि आज जहांगीर को तो साला खत्म ही कर दो, क्योंकि 3 दिन से टॉपिक चल रहा है। ज्यादा इतना भी बड़ा भी नहीं, इतना डीपली भी नहीं है, और वीडियो शॉर्ट जा रही है। मतलब ज्यादा लंबा वीडियो नहीं, आप लोगों को आराम से हंसते खेलते हुए पढ़ाएंगे। कोई लोड लेने की बात नहीं है, आराम से पढ़ते रहो, ठीक है। हाँ, तो हम अब बात करेंगे इसके यानी कि इसके काल में यूरोप यात्री ही लिख दो केवल। यात्री कौन थे? कौन कौन आए? आप लोग फटाफट कमेंट में कीजिए, यात्री कौन कौन आए जहांगीर के शासनकाल में? ईस्ट इंडिया की स्थापना के लिए कौन आया था? तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए कौन आया था? तो हम बात करेंगे सबसे पहले कैप्टन विलियम। ये एक
ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंबर था। ये कौन था? तो हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंबर। और ये कब आया शासनकाल में इनके? तो हम बात करेंगे कब आया था। तो ये देखना पड़ेगा क्योंकि कंफ्यूजन में है। मैं आप लोगों को गलत नहीं बता सकता बिल्कुल भी। तो मैं आपको ये कल आने वाले यानी कि आऊँगा तुरंत ही इसके बारे में बताऊँगा कि विलियम कैप्टन जहांगीर के शासनकाल में कब आया, किस दिन आया, पूरी डेट कंफर्म करके। ओके, तो हम इसके पहले इसके थोड़ी जानकारी एकत्रित करते हैं। ये जो विलियम कैप्टन विलियम था, ये जहांगीर से मिलने आया बड़े तोहफों वोफों के साथ। भाई अंग्रेज था तो राजा से जब मिलने जाएगा तो ऐसे थोड़ी ना जाएगा भाई, व्यापारिक अनुमति लेनी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करनी है, कहाँ, वो भी सूरत जैसे बड़े शहर में। तो उसने ऐसा किया, बहुत सारे गिफ्ट शिफ्ट ले गया और जहांगीर देखते ही बौरा गया। भाई हमारे लिए इतना गिफ्ट लाया, इतना सारा गिफ्ट लाया। अबे साले, तुमको ये नहीं पता कि ये तुमसे दूना वसूल करेगा। ये लाया साले, अंग्रेज चालू बहुत होते हैं। हाँ, अगर तुमसे 1 रुपये देंगे तो भैया 2 रुपये वसूलने की क्षमता भी रखते हैं। इसीलिए तो भारत गुलाम हुआ। यहाँ के राजा जो थे वो कुछ लालची थे। उन्होंने इजाजत दे दी, भैया करो व्यापार। अब उन्होंने जब इजाजत दे दी, वो भी सूरत जैसे बड़े शहर में व्यापार करने की, तो उनका व्यापार धीरे 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 अपनी जड़ें फैलाने लगा एकदम। जब उनकी जड़ें फैलने लगी तो सारे शहरों में उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की शाखाएं हो गईं। तो उसी प्रकार ये शाखाएं फैलाते गए और जब इनका पूरी तरह से व्यापार पर नियंत्रण हो गया, अब इन्होंने भारत को गुलाम बना लिया। हम अगर देखें तो देश की आर्थिक यानी कि देश कैसे चलता है, देश आर्थिक व्यवस्था पे चलता है। जब व्यापार और आर्थिक व्यवस्था कहाँ से आती है? वो व्यापार से संभलती है। आर्थिक व्यवस्था हमारी व्यापार से संभलती है। तो व्यापार ही जब उनके हाथ में होगा तो देश कैसे नहीं गुलाम होगा? तुम ही लोग बताओ अब हमें, होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उसी तरीके से विलियम कैप्टन ने किसको? जहांगीर को पानी में उतारने की कोशिश की और ये ससुरा उतर भी गया। कहा ठीक है, करो व्यापार, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए जहांगीर से अनुमति मांगी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और हम बात करेंगे, इनके साथ एक और आया था। कौन सा था यात्री? यूरोप यानी कि यूरोपीय यात्री। तो हम बात करेंगे टॉमस रॉ। ये भी एक यूरोप यात्री ही था। ये भी किस लिए आया था? ये भी आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। किसके कहने पर? तो हम बात करेंगे चार्ल्स प्रथम के कहने पर। जो इंग्लैंड का शासक चार्ल्स प्रथम था, उसके कहने पर कौन आया था? टॉमस रॉ। किस लिए? व्यापार करने के लिए। जब कैप्टन विलियम को भेजा गया था तो उनको इजाजत मिल गई थी, लेकिन ये टॉमस रॉ मतलब अपनी शाखाएं जब बढ़ाना चाह रहा था। कौन? इंग्लैंड का शासक चार्ल्स प्रथम। तो वही किसने भेजा? टॉमस रॉ को, कि भैया जाओ जहांगीर से अनुमति लो और अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शाखाओं को बढ़ाओ और वहां पर अच्छी तरीके से व्यापार करो। तो ये भी आया था किस लिए? तो हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए। और तीसरा कौन था? हम बात करेंगे तीसरा यूरोपीय यात्री कौन था? तो हम बात करेंगे फ्रांसिस्को पल्सर्ट। ये कौन भैया? फ्रांसिस्को पल्सर्ट कौन था? तो ये भी एक डच यात्री था। किस लिए आया था? ये भी व्यापार के ही लिए आया था। तुमने अगर अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो देखा होगा जो ये सारे अंग्रेज थे ये किसके व्यापार के लिए आते थे? तो हम बात करेंगे मसालों के व्यापार के लिए, क्योंकि यहाँ जो भारत के मसाले थे वो बहुत प्रसिद्ध थे।
भैया वहाँ रूखा खाना उबला सुबला खाते थे, और यहाँ के जब मसालों की इनकी लत पड़ गई, यहाँ से मसाला ले जाकर वहाँ बेचते थे तो मोटा मुनाफा कमाते थे। इसीलिए भारत में व्यापार, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है, क्योंकि भारत में हर चीज की प्राप्ति यानी कि हर चीज की उपलब्धि थी। तो हम बात करेंगे चौथा यूरोपीय यात्री कौन था। चौथा यूरोपीय यात्री कौन था, आप लोग फटाफट बताइए। चौथा यूरोपीय यात्री, तो हम बात करेंगे एडवर्ड टेरी। ये प्रमुख यात्री हैं जिनके बारे में कुछ बताया गया है, कुछ सुझाया गया है किताबों में, जो प्रमुख हैं हम उनके बारे में बता रहे हैं आपको। ऐसे तो बहुत सारे व्यापारी आए और उन्होंने भारत के साथ व्यापार किया और अपने व्यापार को बढ़ावा दिया और मोटा मुनाफा कमा के ले गए। और हम बात करते हैं एडवर्ड टेरी, ये भी एक कौन था, तो हम बात करेंगे ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मेंबर था, जो इंग्लैंड से आया हुआ था, यूरोप से आया हुआ था। किसके लिए, तो बात करेंगे व्यापार के लिए। तो जहांगीर, जो भी यूरोपीय यात्री आता था, जहांगीर को खुश करता था, गिफ्ट शिफ्ट लाता था, पैसे धन दौलत देता था, और जहांगीर उसको व्यापार करने की अनुमति दे देता था। और उसी समय व्यापार स्थापना हुई, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई, और उन्होंने अपनी शाखाएं धीरे धीरे बढ़ानी शुरू कर दी, जिस कारण हमारा देश गुलाम हुआ और आज हम स्वतंत्र हैं। तो चलिए, हमने यात्रियों के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे जहांगीर ने, एक पॉइंट है यहाँ पे मैं नीचे इरेज कर देता हूँ, चित्रकार, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम बात करेंगे जहांगीर ने वो कौन से दो चीजें थे जिसपे रोक लगाई थी। तो बात करेंगे जहांगीर द्वारा रोक लगाई गई वस्तु कौन सी थी, तो हम बात करेंगे शराब मांस नहीं, पशु हत्या हम कह सकते हैं, पशु हत्या और शराब। हफ्ते में 2 दिन पशु हत्या और शराब पर पूर्णतया रोक थी। कौन कौन से 2 दिन, तो हम बात करेंगे रविवार और गुरुवार। अच्छा, रविवार और गुरुवार को ही क्यों था, तो हम बात करेंगे रविवार और गुरुवार को ही इसने क्यों रोक लगाई। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या है, तो मैं आपको वो बताता हूं कि जब रविवार इसने रोक लगाई रविवार को, क्यों, पशु हत्या पर, यानी रविवार को क्यों रोक लगाई, तो इसमें इसके जो पूर्वज अकबर थे, अकबर का जन्म दिन रविवार को माना जाता था, इसीलिए इसने रविवार को रोक लगा दी कि उस दिन ना कोई मांस खाएगा, ना ही कोई शराब पिएगा, और ना ही कोई पशु हत्या होगी। तो इसने रविवार को रोक लगा दी। चलो, रविवार क्लियर हो गया। फिर इसने गुरुवार पर क्यों रोक लगाई, तो गुरुवार पर इसने इसलिए रोक लगाई क्योंकि इसका राज्याभिषेक गुरुवार को ही हुआ था, इसीलिए इसने उस दिन शराब और मांस पे पूर्णतया रोक लगा दी। कब, हम बात करेंगे गुरुवार को राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक इसका, तो बात करेंगे जहांगीर का, राज्याभिषेक किसका हुआ, जहांगीर का। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपकी अपनी कल वीडियो में। कल मैं शुरू करूंगा जहांगीर के बाद शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलिए, सभी को शुभ रात्रि, सभी को जय महाकाल, सभी को जय श्री राम।